नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 10 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने डिस्कस किया था लैग्रांज इक्वेशन के बारे में और लैग्रांज इक्वेशन को ड्राइव करते समय अंत में हमारे पास एक फंक्शन आया था जिसे हमने क्या बोला था, लैग्रांजियन बोला था। एंड दिस लैग्रांजियन L इज डिफाइंड एज T माइनस V, जहां L क्या है, लैग्रांजियन फंक्शन है, T क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है, V क्या है, पोटेंशियल है। यानी अगर मुझे किसी भी एक सिस्टम के लिए लैग्रांजियन निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हम सब जानते हैं, इट इज एनर्जी ड्यू टू मोशन, या बोलते हैं इट इज एनर्जी ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन। वो रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, अगर वो मूव कर रही है तो उसकी कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसको हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। एंड दैट फॉर्मूला इज हाफ mv²। हम बचपन से क्लास 9th से ये चीज जानते हैं। लेकिन आज जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम किस तरह से काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़े हैं। कहां पढ़े, वेक्टर एनालिसिस में पढ़े। तो इस लेक्चर को देखने से पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और किस कोऑर्डिनेट सिस्टम हम किस तरह से डील करते हैं, कहां पर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पर जो हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, वो क्या होते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, और उनके बीच क्या रिलेशन होता है ये भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आपको समझ ही आ गया होगा। अगर इस लेक्चर की आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, या बोल सकते हैं आने वाली क्लासिकल मैकेनिक्स में या एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी लेक्चर आगे आएंगे, अगर उनमें आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपको क्या पता होना चाहिए कि अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें किस तरह से डील करना है ये आपको पता होना चाहिए। और उसी सिलसिले में जो पहली चीज हम क्या करने जा रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², इसको हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से लिखेंगे या किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, यही क्या रहने वाला आज का हमारा एम रहने वाला है। अगर एम समझ में आ गया है तो रोज करो, फटाफट से कोई पेन निकालो और हेड डालो क्या, काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो सिंस वी नो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। सिंस वी नो काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² के बराबर होता है, जहां m क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ पार्टिकल, v क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट करता हूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है। अब देखो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हमारे पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला लिखो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले कहां बात करेंगे हम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिखाने के लिए हमारे पास क्या होती है, 3 एक्सेस होती है। एक को हम क्या बोल देंगे, एक्स एक्सेस, एक को हम क्या बोल देंगे, वाई एक्सेस, एक को हम बोल देंगे जेड एक्सेस। ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, तो ये कौन सी एक्स हो जाएगी, जेड एक्सेस हो जाएगी। और तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं अज्यूम करूं कि ये मेरे पास पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, और इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे फिर, और इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, x, y, z होते हैं। ये हमको पता होना चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y, z हो जाएंगे। और जैसे मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता चले तो इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकता हूं मैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर dr, या बोलते हैं r वेक्टर, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर r हो जाएगा। अगर मैं ये r डिफाइन करूंगा तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, बच्चा जानता है कि दिस r विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, xi प्लस yj और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर zk आ जाएगा। तो दिस इज अवर r। तो r को हमने क्या कर दिया, कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है वेलोसिटी। और सिंस वी नो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी dr डिवाइडेड बाई dt ये होता है। तो इसका मतलब r की वैल्यू पुट कर दो, तो dr डिवाइडेड बाई dt, r की जो कितना है मेरे पास यहाँ पर xi प्लस yj और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर zk आ जाएगा। एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। देखो अंदर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, तो कितना आ जाएगा ये dx अपॉन dt, और ये मेरे पास कितना आ गया i प्लस दिस इज dy अपॉन कितना आया dt, और इनटू कितना आ गया j प्लस dz अपॉन dt, और इनटू में कितना आ गया यहाँ पर ये k
कैप आ गया। ठीक है, अब ये जो मेरे पास dx है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सेस। जो dy ओवर dt है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट अलोंग जेड एक्सेस, और जो dz अपॉन dt है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट अलोंग जेड एक्सेस। तो यहां पर दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेस, दिस इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सेस, एंड दिस वन विल बी द वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सेस। ये बात समझ में आई आपको। नाउ इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं dx अपॉन dt को x डॉट लिख सकता हूं, और यहाँ कितना आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, y डॉट लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर j कैप आ जाएगा, प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, z डॉट लिख सकता हूँ, और यहाँ ये क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो दिस इज अवर वेलोसिटी। ये क्या निकल के आया मेरे पास, वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ गया। क्लियर? नाउ वी ऑल नो दैट कि दिस वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन एज इन जनरल vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आंसर है हाँ जी, लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहाँ से मेरे पास जो vx इक्वल टू होगा किसके बराबर होगा, x डॉट के बराबर होगा, और जो vy होगा वो किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू y डॉट, एंड दिस vz विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, मेरे पास z डॉट के बराबर होगा। किधर है बात? नाउ अब हमें क्या चाहिए, वी स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, वी स्क्वायर चाहिए। वी ऑल नो दैट कि दिस वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डॉट वी के बराबर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अगर मैं एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ निकालता हूं तो किसके बराबर आता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। तो वी डॉट वी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर। तो अगर मेरे पास वी इक्वल टू कितना है, ये है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर जेड डॉट स्क्वायर आ गया। ये क्या निकला मेरे पास, v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकल के आ गया। क्लियर है बात? ओके, अगर ये v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकल के आ गया, अब इस वैल्यू को उठा कहाँ पुट कर दो, t में t इक्वल टू जो हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो। तो ऐसे t इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर जो कितना आ जाएगा, ये x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर और प्लस कितना आ गया यहाँ पर z डॉट का स्क्वायर आ गया। एंड दिस इज वे ऑफ राइटिंग काइनेटिक एनर्जी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। ओके, ये तो सिंपल था, ये आपने पहले भी किया होगा। अब बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो किसकी है हमारे पास, जब हम किसकी बात करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। तो सेकंड हैंड डालो यहाँ पर, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी एक पार्टिकल के किसी एक पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, आर, थीटा और फाई होते हैं। तो पहले तो ये डिफाइन कर लेते हैं कि आर क्या होता है, थीटा क्या होता है और फाई क्या होता है। देखो कैसे डिफाइन करते हैं। पहले तो क्या बनाओ, यहाँ पर एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, यहाँ बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ। तो दिस इज आवर एक्स एक्सेस, इसे मैंने क्या बोल दिया, एक्स एक्सेस, दिस इज अवर वाई एक्सेस एंड दिस वन इज अवर जेड एक्सेस। ये बात समझ में आई आपको ना? अब अगर यहाँ पर मेरे पास कोई एक पार्टिकल है समवेयर हियर, यहाँ पर एक पार्टिकल है, अगर मैं इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y, z हो जाएंगे। लेकिन हमें बात कहाँ करनी है, इनकी बात करनी है कि r क्या है, थीटा क्या है और फाई क्या है। तो इस पॉइंट का या इस मास का कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। लेट अस से दिस पोजीशन वेक्टर इज r वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे पास, यहाँ पर r वेक्टर है। अब देखो समझो जरा, ये जो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, वही क्या है, यहाँ पर r है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये जो r लिखा है यहाँ पर, ये इसके पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। पहली चीज तो पता चल गई कि पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो लेंथ है दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब दूसरा थीटा की बात करो, थीटा होता है एंगल मेड बाय दिस r फ्रॉम जेड एक्सिस। इस r ने जेड एक्सिस से इस डायरेक्शन में जो एंगल बनाया उसी को हमने क्या बोला है, थीटा बोला है। तो थीटा इज एंगल मेड बाय r फ्रॉम जेड एक्सिस। थीटा का पता चल गया, चल गया। अब किसकी बारी है, फाई की, कि भाई फाई क्या होता है। एक काम करो, उसके लिए इसका प्रोजेक्शन ले लो ऑन दिस एक्स वाई प्लेन। यहां से मैंने क्या किया, ये एक्स वाई प्लेन है, इसका प्रोजेक्शन ले लिया तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन। तो प्रोजेक्शन किसके बराबर होगा, देखो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन आर का प्रोजेक्शन अलोंग जेड डायरेक्शन लेता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। होगा नहीं होगा, दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो अगर ये आर कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर आर साइन थीटा हो जाएगा।
अब इस प्रोजेक्शन ने, ये जो मेरे पास r sin थीटा आया, इसने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही क्या होता है हमारा फाई होता है। समझ में आई बात? यानी इस r का जो प्रोजेक्शन लिया किस प्लेन में, xy प्लेन में, और उस xy प्लेन में इस प्रोजेक्शन ने इस x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वही क्या है हमारा फाई है। क्लियर है बात? ओके। नाउ अब इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, तो दिस विल बी r sin थीटा का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू r sin थीटा cos फाई आ जाएगा, और अलोंग y एक्सिस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू r sin थीटा, r sin थीटा sin फाई आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो देखो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x होता है वो कितना होता है, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैसे कनेक्टेड होता है, r sin थीटा cos फाई ऐसे कनेक्टेड होता है। y इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, r sin थीटा sin फाई के बराबर होता है, और z इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, r cos थीटा के बराबर आता है। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड, या बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड आवर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये चीज, यानी v, यानी वेलोसिटी को हम इसमें कैसे लिखेंगे। अगर एक बार वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखेंगे ये पता चल गया है तो फिर आसान हो जाएगा, उसके स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे। किधर है बात? ओके। नाउ अभी तक हमने क्या बात की थी, इधर बात करी कि वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अगर मैं थोड़ा सा इस को देखूं, इस फॉर्मूले को देखूं, तो ये वेलोसिटी इक्वल टू क्या आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अलोंग x एक्सिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या कोऑर्डिनेट अलोंग y एक्सिस। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और वी कैन से कोऑर्डिनेट अलोंग z एक्सिस। ठीक है, यानी पहला कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, दूसरा y एक्सिस, तीसरा अलोंग z एक्सिस। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, देखो यहाँ तो x y z है नहीं, यहाँ क्या है मेरे पास r थीटा फाई है। अगर मैं ये बोलूँ कि r कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग r डायरेक्शन, थीटा कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग थीटा डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में, एंड जो फाई कैप है वो मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग फाई कैप डायरेक्शन है। ये बात समझ में आ रही है आपको कि r इज यूनिट वेक्टर अलोंग r कैप डायरेक्शन, थीटा कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग थीटा कैप डायरेक्शन, फाई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग फाई डायरेक्शन। क्लियर है बात? ओके। अगर ये बात क्लियर है तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग r एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट अलोंग r, dr क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग dr या डिस्प्लेसमेंट अलोंग r। तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा नहीं होगा, dr इन द डायरेक्शन ऑफ r। तो ये क्या निकल के आया मेरे पास यहाँ पर, dr वेक्टर निकल के आया, और dr वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, r कैप डायरेक्शन में होगा। तो इस dr को मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि dl इन r डायरेक्शन, तो दिस विल बी इक्वल टू dr, होगा नहीं होगा, ये dlr किसको दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग r डायरेक्शन। तो दिस विल बी इक्वल टू dr, किसके बराबर होगा, ये dr के बराबर होगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ dr इंटू r कैप। ठीक है, जहां r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग r डायरेक्शन, या बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग r वेक्टर। ओके, ये तो क्या निकला, dlr निकला। अब क्या निकाल दो, dl थीटा निकाल दो। बताओ फिर dl थीटा कैसे निकलेगा। तो dl थीटा विल बी, देखो थीटा कहाँ की ओर है, इधर की ओर है। तो मान लिया मैंने यहाँ पर जो इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज अवर dl थीटा। ये किसके बराबर है, dl थीटा के बराबर है इन थीटा का डायरेक्शन। और ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, मैंने इसको बड़ा दिखा रखा है ताकि आपको दिखे यहाँ पर कुछ। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग थीटा का डायरेक्शन, बिकॉज थीटा कैसे है, ऐसे है, दिख रहा है आपको, थीटा कैसे है, ऐसे है। तो अब पोजीशन वेक्टर कहाँ चला गया, कहीं यहाँ चला गया। ओके, लेट अस से दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, यहाँ पूछते हैं चेंज इन एंगल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी थीटा। नाउ फ्रॉम एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, सिंस वी नो एंगल इक्वल टू, तो डी थीटा इक्वल टू आर्क मेरे पास कितना है यहाँ पर, डी एल थीटा अपॉन रेडियस कितनी है मेरे पास, आर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको मैं आर की तरफ क्यों अज्यूम कर पा रहा हूँ, बिकॉज अवर डी एल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वो क्या है, बहुत छोटा है। तो यहाँ से मेरे पास जो डी एल थीटा निकल के आया वो कितना निकल के आया, आर डी थीटा के बराबर निकल के आया। ओके, और अगर मैं यहाँ वेक्टर लगा दूंगा तो डायरेक्शन आ जाएगी, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, थीटा के डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डी एल थीटा विल बी इक्वल टू आर
डी थीटा और इंटू कितना आ गया ये थीटा कैप आ गया। तो ये क्या निकला यहाँ डी एल थीटा निकल गया, या डिस्प्लेसमेंट अलोंग थीटा का डायरेक्शन कितना आया आर डी थीटा थीटा कैप के बराबर आया। नाउ अब बारी किसकी है कि डी एल या डिस्प्लेसमेंट अलोंग फाई कैप डायरेक्शन। अब फाई कैप कैसे घूम रहा है ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज इन एक्स वाई प्लेन। तो फाई कैप कैसे है ऐसे है, तो फाई कैप के लिए अब मैं यहाँ बनाऊंगा तो फिर थोड़ा सा क्या हो जाएगा अजीब हो जाएगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, यानी है वो यहीं पर, मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा ऐसे घूम रहा है ना यूँ करके, तो लेट अस से दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग फाई कैप डायरेक्शन एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज डी एल फाई। इसे मैंने क्या बोल दिया डी एल फाई बोल दिया। तो ये क्या हो जाएगा अब, तो दिस इज अवर चेंज इन फाई, तो कितना आ गया ये डी फाई होगा। पहले मैं यहाँ था अब मैं यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ जाने में चेंज इन फाई, फाई में कितना चेंज आया डी फाई का चेंज आया। अगेन यहाँ पर एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से डी फाई विल बी इक्वल टू आर कितना है मेरे पास डी एल फाई अपॉन रेडियस कितनी है आर साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास डी एल फाई विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाई आ गया, कितना आया आर साइन थीटा डी फाई। तो डी एल फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। तो उठाए कहाँ रख दो इधर रख दो, और जो डायरेक्शन हो जाएगी किस डायरेक्शन में होगी फाई कैप डायरेक्शन में। तो दिस विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा और दिस इज डी फाई एंड डायरेक्शन इज फाई कैप। ये क्या निकल गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग आर कैप डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग थीटा कैप डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फाई कैप डायरेक्शन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूंगा तो किसी भी एक पार्टिकल का जो फाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, आर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और थीटा डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डी एल आर आर कैप प्लस डी एल थीटा थीटा कैप प्लस डी एल फाई फाई कैप। ऐसा लिख सकता हूं मैं, आंसर आज ही लिख सकता हूं। अब एक काम करो इन सारी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो डी एल आर की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू डी आर कितना है डी आर आर कैप और प्लस डी एल फाई कितना है मेरे पास आर डी थीटा थीटा कैप प्लस दिस इज आर साइन थीटा फाई कैप। ऐसा कुछ आया, तो ये क्या निकल गया मेरे पास डी एल वेक्टर निकल गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया इतना आया। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर ओ सॉरी यहाँ डी फाई भी आएगा, ठीक है डी फाई। अब क्या आएगा यहाँ पर फाई कैप आ जाएगा। हमें चाहिए क्या वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी v इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी एल की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो डी बाई डी टी ऑफ डी एल यानी डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप और प्लस कितना आ जाएगा ये आर साइन थीटा डी फाई और ये कितना है यहाँ पर फाई कैप आ गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ओके करो फिर आप टाइम डेरिवेटिव निकाल दो इसका, तो उसके लिए मुझे मिटानी पड़ेंगी चीज़ें। ये मिटा दो इधर वाला। v इक्वल टू आ गया मेरे पास यहाँ पर कितना, v विल बी इक्वल टू डी आर बाई डी टी आर कैप प्लस और फिर कितना आ गया ये आर डी थीटा बाई डी टी और यहाँ पर कितना आया थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई बाई डी टी फाई कैप। अब आप कह रहे होगे कि यहाँ मैंने आर का डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, यहाँ पर आर और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्या है अलोंग फाई कैप डायरेक्शन में है और फाई कैप डायरेक्शन में सिर्फ क्या चेंज होगा फाई चेंज होगा, ठीक है। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं आर और जो मेरे पास साइन थीटा है उसको कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर हम आर को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर तो एक ही आ रही है। ओके ना, अब इसको कैसे लिख सकते हो आप देखो थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखोगे तो इसे मैं आर डॉट लिख सकता हूँ, तो कितना आ गया आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा, ये कितना है यहाँ पर थीटा डॉट और ये कितना आ गया यहाँ पर फाई डॉट और फाई कैप आ गया। ओके मुझे चाहिए क्या वी स्क्वायर चाहिए और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है वी डॉट वी के बराबर होता है, तो वी डॉट वी यानी कितना आ जाएगा दिस इज आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा कैप थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा और ये कितना आया फाई डॉट दिस इज फाई कैप, फिर डॉट में ये पूरी चीज़ आ जाएगी दोबारा से कितना आ जाएगा ये आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप फिर प्लस कितना आ गया ये आर साइन
थीटा और फाई कैप, और ये कितना आया फाई डॉट फाई कैप, ऐसा कुछ आया। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आर का आर के साथ 1 हो जाएगा, थीटा का थीटा के साथ 1 हो जाएगा, फाई का फाई के साथ 1 हो जाएगा, और बाकी सब 0 हो जाएंगे, जैसे आई जे के टर्म में होता है वैसे ही सेम। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज आई कैप का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर। तो दिस इज अवर वी स्क्वायर। ये क्या निकल के आया, वी स्क्वायर निकल के आया। तो काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू क्या होती है मेरे पास, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर की जगह पूरी वैल्यू आ जाएगी, यानी कितना आ जाएगा ये आर डॉट का स्क्वायर। तो दिस इज, और अंदर कितना बच गया ये आर डॉट का स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, और प्लस कितना आ गया ये आर स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया फाई डॉट का स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। तो दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, हम कुछ इस तरह से क्या करेंगे डिफाइन करेंगे, सिंपल है, ठीक है, ओके। किसी किसी को टफ लग सकता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि उन्होंने अभी तक जो हमने क्या पढ़े हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं वो लेक्चर नहीं देखे हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, तो उन लेक्चर को एक बार जाके देख लो, ठीक है। कहाँ है वो, वेक्टर एनालिसिस में जो लास्ट लेक्चर है वहां पर है, 3 लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो पढ़ लिया ना। तो वो पढ़ने के बाद आपको जो एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स है वो तो समझ में आएगी, साथ ही साथ अभी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहां तो फिर मजा ही आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर आपको वेक्टर एनालिसिस नहीं आता है, आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करना नहीं आता है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में थोड़ा तो गड़बड़, थोड़ा क्या मतलब कुछ भी समझ नहीं आएगा उधर, तो वो जरूरी है पढ़ना, ओके। समझ में आई बात। ये कहाँ हो गया हमारा, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बात करते हैं किसकी, इन कहाँ बात करें बताओ, सिलेंड्रिकल में। तो हिंट डालो नेक्स्ट, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो थर्ड पार्ट लिखो, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले ये समझो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। यहां कोऑर्डिनेट होते हैं क्या, एस, फाई और जेड। अब समझते हैं एस क्या होता है, फाई क्या होता है और जेड क्या होता है। अगर अज्यूम कर लो कि मेरे पास यहाँ पर इस तरह से क्या है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर जेड एक्सिस है, ठीक है। मान लिया यहाँ मेरे पास एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, पी पॉइंट बोल दिया, बोलते हैं कोई एक पॉइंट है पी। अब इसके मुझे कोऑर्डिनेट डिफाइन करने हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो जो एस होता है ना, दिस एस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस। ये जो है ये एस है, हमेशा कैसे होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज अवर एस। ये मेरे पास क्या है, एस है, यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास क्या है, एस है, ठीक है। अब ये एस ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, चारों ओर कहीं भी हो सकता है, इसके जेड के चारों ओर कहीं पर भी हो सकता है, ओके। तो दिस इज अवर एस। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा दिखाने के लिए कि कहीं पर भी हो सकता है, इसको मैं ऐसा बना सकता हूं कि ये पॉइंट पी है और दिस इज अवर एस, ये मेरे पास एस है, ऐसे आपकी ओर है यूं करके एस, और होगा कैसे यहाँ पर नॉर्मल, ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। अब दूसरा क्या है, फाई। फाई क्या होगा, अगेन क्या करो, इस एस का प्रोजेक्शन ले लो कहाँ पर, ऑन एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन में क्या लिया, प्रोजेक्शन ले लिया हमने, ये प्रोजेक्शन ऑफ एस। अब एस का प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन क्या आएगा, एस ही आएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर ना सबको कि ये एस है और एस का प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन क्या आना है, एस ही आना है, ओके। तो और ये एस ने जो एक्स एक्सिस का एंगल बना रखा है, इसे हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। एंड दिस फाई इज मेजर्ड इन दिस वे। फाई कैसे मेजर होता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर बात, ओके। नाउ दूसरा जेड क्या है, जेड वही है जो कहाँ होता है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यानी ये हाइट यहां से लेकर यहां तक, ये मेरे पास क्या होगा, जेड होगा, क्लियर है बात। यानी इस ओरिजिन से लेकर जेड एक्सिस में कितनी हाइट पर ये पार्टिकल रखा हुआ है, वही क्या हमारा, ये जेड है, ओके। नाउ अब एक काम करो, इसको हम इससे कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज एस कॉस फाई, एंड अनदर वन इज अलोंग किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, दिस विल बी इक्वल टू एस साइन फाई,
ऐसा कुछ हो जाएगा, आंसर है हाँ जी हो जाएगा। अब देखो फिर यहाँ पर अगर मैं यहाँ से x निकालूँ तो x विल बी इक्वल टू s cos फाई और y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये s sin फाई एंड इन दिस केस z इक्वल टू कितना होता है, z के बराबर होता है। ठीक है, तो z कहाँ कार्डियल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो यहाँ भी एज इट इज क्या हो जाता है, एज ए कोऑर्डिनेट यूज हो जाता है। ओके, ये क्या निकाला, x निकाला, y निकाला और z निकाला। हमें निकालनी क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। और यहाँ पर डायरेक्शन कौन कौन सी होगी, एक x डायरेक्शन, सॉरी एक s डायरेक्शन, दूसरी फाई डायरेक्शन, तीसरी z डायरेक्शन। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो s कैप है इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग x कैप डायरेक्शन, और जो मेरे पास फाई कैप है इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग फाई कैप डायरेक्शन या फाई डायरेक्शन, एंड जो मेरे पास z कैप है इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन। ठीक है, तो s कैप, फाई कैप और z कैप मैंने क्या किया यहाँ पर डिफाइन कर दिया। s कैप क्या है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, फाई कैप क्या है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और जो मेरे पास z कैप है वो क्या है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ओके, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट अलोंग s डायरेक्शन यानी dl वेक्टर अलोंग s डायरेक्शन। कैसे निकालूंगा, देखो ये मेरे पास s कहाँ की ओर है, इधर की ओर है। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा दिस विल बी लाइक दिस, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनेबली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब अलोंग s के अलोंग ही है। ठीक है, अगर ये s है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो ये s है तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये बाहर को निकल रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई होप, ये जो बाहर निकल रहा है ये s है, ये z एक्सेस है और ये s है, ये s में ये बाहर निकला, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो दिस विल बी इक्वल टू किसका होगा, चेंज इन s के बराबर होगा। तो दिस dl इन s कैप डायरेक्शन विल बी इक्वल टू ds, किसके बराबर होगा, ds के बराबर ही होगा। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ds इंटू s कैप लिख सकता हूँ। अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग फाई कैप डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे, देखो मान लिया ये मेरे पास फाई कैप डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, ऐसे अंदर की ओर, ऐसे घूमेगा ये एंटी क्लॉकवाइज। तो लेट अस से दिस इज अवर इनफाइनेबली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन फाई कैप डायरेक्शन एंड दिस इज dl फाई, ये किसके बराबर है, dl फाई के बराबर है। और पहले ही यहाँ पर था इसका s, अब कहाँ चला गया, s यहाँ चला गया, तो चेंज इन फाई कितना हो जाएगा, ये d फाई हो जाएगा। अब एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से यहाँ से मैं dl फाई निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास dl फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल टू कितना है, dl फाई, तो दिस विल बी इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल कितना है मेरे पास यहाँ पर, s क्या रेडियस है और एंगल कितना है मेरे पास, d फाई है। तो यहाँ मेरे पास dl फाई कितना आ गया, dl फाई इज इक्वल टू, यह है मेरे पास कितना s d फाई और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, फाई का। ठीक है, तो एल डी फाई निकला। अब क्या निकालना है, एल डी एल अलोंग जेड का डायरेक्शन। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये तो डी जेड ही हो जाएगा, डी जेड इंटू जेड का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब निकाल दो फिर नेट डिस्प्लेसमेंट, डी एल निकाल दो। डी एल कैसे निकालोगे, उसके लिए मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिटाने वाला कहाँ रखा मैंने, मिटाओ, डी एल निकाल दो। तो डी एल वेक्टर विल बी इक्वल टू डी एल अलोंग एस कैप डायरेक्शन, एस डायरेक्शन इंटू एस कैप, और कितना आएगा, डी एल अलोंग फाई कैप डायरेक्शन इंटू फाई कैप प्लस डी एल अलोंग जेड कैप डायरेक्शन इंटू जेड कैप, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डी एल वैक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है अभी निकाला हमने, डी एस इंटू एस कैप प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज एस डी फाई इंटू फाई कैप, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, डी जेड है, तो डी जेड इंटू जेड कैप, ऐसा कुछ आ गया। ये क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट। हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डी एल अपॉन डी टी एंड दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी भी, जो कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ डी एल की जो कितना आ जाएगा, डी एस इंटू एस कैप प्लस एस डी फाई इंटू फाई कैप प्लस डी जेड इंटू कितना आ जाएगा, ये जेड कैप। ओके, तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू कितना आया, डी एस अपॉन डी टी इंटू एस कैप एंड दिस इज एस डी फाई अपॉन डी टी इंटू फाई कैप डायरेक्शन प्लस डी जेड अपॉन डी टी इंटू किस डायरेक्शन में आ गया, जेड कैप डायरेक्शन। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, कैसे, दिस वेलोसिटी वेक्टर v विल बी इक्वल टू, इसे मैं s डॉट लिख सकता हूँ, तो s डॉट एस कैप प्लस s फाई डॉट फाई कैप प्लस z डॉट और इंटू कितना आ गया, ये जेड कैप आ गया। अब हमें चाहिए क्या,
वी स्क्वायर चाहिए, तो वी ऑल नो दैट कि दिस वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी डॉट वी एंड दिस विल बी इक्वल टू एस डॉट एस कैप प्लस एस फाई कैप एंड दिस इज फाई डॉट फाई कैप प्लस जेड डॉट एंड दिस जेड कैप डॉट, अगेन ये पूरी चीज़ आ जाएगी, कितना आ जाएगा ये एस डॉट एस कैप प्लस एस फाई कैप फाई डॉट और प्लस कितना आ गया ये जेड डॉट जेड कैप। ओके, एस का इसके साथ 1, फाई का फाई के साथ 1, जेड कैप का जेड कैप के साथ 1 और बाकी सब 0। सेम वही जो कहाँ होता है आई कैप जे कैप और के कैप के साथ होता है। तो कितना आ गया ये एस कैप का स्क्वायर प्लस एस फाई कैप का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये जेड कैप का होल स्क्वायर, ये क्या निकल के आया वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू कितनी होती है मेरे पास, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, कितना आ जाएगा दिस इज एस डॉट स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, दिस इज फाइव डॉट स्क्वायर प्लस यह है मेरे पास कितना जेड डॉट का स्क्वायर। तो दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से इसको डिफाइन कर देंगे। क्लियर बात? ओके। तो दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। नाउ अब इन तीनों का करता हूं मैं इन जनरल भी लिख सकता हूं। कैसे देखो, इन जनरल फॉर्म देखो, इन जनरल में को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे T इक्वल टू हाफ ऑफ एम, कितना आ जाएगा ये H1 Q1 डॉट का स्क्वायर या फिर U1 बोल दो इसको, U1 डॉट का स्क्वायर, U1 ही होता है, ठीक है, प्लस H2 U2 डॉट का स्क्वायर प्लस H3 U3 डॉट का स्क्वायर, ऐसा हम बोल देंगे। अब H1 H2 H3 और U1 डॉट U2 डॉट U3 डॉट क्या है यहाँ पर, तो मिटाना पड़ेगा। H1 क्या है, H2 क्या है, H3 क्या है। पहले तो यहाँ पे क्या लिखो, H1 यहाँ H2 यहाँ H3। पहले देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसके लिए मेरे पास जो H1 होता है कितना होता है 1 होता है, H2 भी कितना होता है 1 होता है और H3 भी कितना होता है 1 होता है। फिर इधर क्या लिखो, या फिर हाँ चलो इसको ऐसे रहने दो। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या पहले देखो किसके लिए, स्फेरिकल के लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल के लिए जो H1 होता है वो 1 होता है और जो H2 होता है वो क्या होता है R होता है, तो और ये H स्क्वायर आएगा, ठीक है, ध्यान देना। H2 कितना होता है R होता है और जो H3 होता है वो कितना होता है R साइन थीटा होता है, ठीक है। उसी तरीके से इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो H1 होता है वो 1 होता है, H2 जो होता है वो S होता है और H3 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, अगेन कितना होता है 1। तो ये H1 H2 S3 हुआ। अब U1 U2 U3 क्या होता है, यहाँ U1 डॉट U2 डॉट और ये U3 डॉट। यहाँ U1 डॉट होता है क्या X कैप, यहाँ क्या होता है Y कैप और यहाँ क्या होता है Z कैप। क्लियर बात? यहाँ क्या होता है हम सब जानते हैं R कैप और यहाँ क्या होता है थीटा कैप और यहाँ क्या हो जाएगा ये R थीटा फाई कैप और यहाँ क्या हो जाएगा दिस विल बी S कैप और यहाँ क्या हो जाएगा फाई कैप और यहाँ क्या हो जाएगा Z कैप, ठीक क्लियर। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। इन जनरल कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं और ये क्या है मेरे पास H1 H2 H3 और U1 U2 U3 है, क्लियर। तो इन दिस वे वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी को लग सकता है कि क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे हम लैग्रांज इक्वेशन या फिर लैग्रांजियन फाइंड करना होगा हमको किसी एक सिस्टम के लिए, वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा क्या होगा हमारे लिए एप्रोप्रिएट होगा। हमें पता है ना कि हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करने को जाएं तो बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, और अगर हम उसको किस में डील करें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करें या फिर सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करें तो बहुत आसानी से सॉल्यूशन आ जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। अगर ये हमको पता है तो वहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा
जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी, हमें वहाँ पर ये चीज़ें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात? तो ये क्या किया हमने, अपना बेस क्या किया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।